हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका समय हो, जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम अपने 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी ये स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत बढ़िया चैप्टर है बेटा, बहुत अच्छा फील आएगा आपको। और आपने 10th क्लास के अंदर ये चैप्टर पहले पढ़ा हुआ भी है, इसलिए मज़ा ही बहुत आएगा। और 10th क्लास में हमने मतलब थोड़ा सा पढ़ा था, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, अंदर की क्या कहानी है वो सब करेंगे। सब आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर और बड़ा अच्छा फील आएगा। जैसे करंट लगता तो फील आता है ना, ऐसा ही फील इस चैप्टर में आएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मैं हूँ सक्षमस, आपका फिजिक्स टीचर, और करते हैं अपना बेटा आज का लेक्चर शुरू। चलो, तो अपनी जो नेक्स्ट यूनिट कह लो या चैप्टर कह लो, उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो, प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर हमने जो भी कहानी पढ़ी है, जो भी कुछ पढ़ा है, उसमें हमने चार्ज को पढ़ा था। और चार्ज को कहाँ पढ़ा था? एट रेस्ट। इसीलिए प्रीवियस चैप्टर का नाम क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, चार्ज एट रेस्ट। जितनी कहानियाँ थी, जितनी चीज़ें थी, हर एक टॉपिक में, हर एक कंसेप्ट में हमने चार्ज को क्या माना था? रेस्ट पे। जैसे ही चार्ज मूव करने लगता है, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पहुंच जाता है। मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की वो ब्रांच है जो चार्ज को डील करेगी किसके अंदर? मोशन के अंदर। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। ठीक है, तो चार्ज इन मोशन, जब चार्ज चलेगा तो जो आता है वही फील क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं कहता हूं चार्ज इन मोशन है भाई, चार्ज इन मोशन। तो चार्ज इन मोशन दो टाइप का हो सकता है, या तो चार्ज यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे, है ना, या तो यूनिफॉर्म मोशन हो चार्ज का, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो चार्ज का। यूनिफॉर्म मोशन जब चार्ज का होता है तो बनता है करंट, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी बनेगा तो करंट भी, बट वहां पर उसमें चेंज आ जाएगा, इसलिए ये फिर एंटर कर जाएगा आपका मैग्नेटिज्म के अंदर। जब चार्ज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा तो मैग्नेटिज्म में चला जाएगा। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे चार्ज के कांस्टेंट मोशन को, यानी कि करंट को। तो इसी को डिटेल में पढ़ते हैं, करते हैं अपना पहला टॉपिक शुरू अपने इसी करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो नाम में ये करंट है, तो सबसे पहले देखते हैं करंट नाम की जो चीज़ है वो एक्चुअली में क्या है। व्हाट इज करंट? आपने 10th क्लास में बड़े अच्छे से पढ़ा है। करंट क्या है? कोई भी कंडक्टर है, हम ऐसा मान लेते हैं ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने एक सेल या बैटरी से कनेक्ट किया, तो ये सेल यहाँ से क्या पास करवा देता है? करंट, है ना, ये पढ़ा ना 10th क्लास में। यानी कि करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम में, उसी को क्या बोलते हैं हम? करंट। अब इसकी चीज, मतलब इसकी प्रैक्टिकल मीनिंग को भी आप समझ लो। एक्चुअली में ये कहानी क्या है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है। अब मान लो एक बंदा है, ठीक है, उसको हम ग्लूकोज लगा रहे हैं ना। अब ग्लूकोज लगाओ उसको एक बोतल, और उस ग्लूकोज को चढ़ाने में 1 घंटा लगा, तो आराम से बड़ा ग्लूकोज चलेगा चलेगा चलेगा। अब मान लो उसी बंदे को 7 ग्लूकोज की बोतल, एक नहीं 7 ग्लूकोज की बोतल, और 1 घंटा नहीं 1 मिनट में चढ़ा दें, तो क्या होगा? बंदा तो राम को प्यारा होगा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ग्लूकोज एक्चुअली में उस बंदे को क्या दे रहा है? एनर्जी दे रहा है, और आपने कम समय में बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दी, तो क्या होगा? मरेगा ही वो। इसी तरह करंट में क्या होता है? चार्ज तो फ्लो कर रहा है, अगर मान लो चार्ज फ्लो कर रहा है 6 माइक्रोकूलम या 6 कूलम फ्लो कर रहा है 1 मिनट में, 1 मिनट में 6 कूलम फ्लो कर रहा है, और मैं वही कहूँ कि 6 कूलम चार्ज 1 मिली सेकेंड में मतलब फ्लो कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा? जब टाइम बहुत थोड़ा है और चार्ज ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा। इसलिए क्या बोला? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि आई क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज।
अब मैंने बताया था जहाँ भी रेट ऑफ आता है तो इसका मतलब वो टाइम से क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ये सिंपल फॉर्मूला है जो हमने अब तक पढ़ा है ना 10th क्लास में। I इज इक्वल्स टू क्यू, कितना चार्ज फ्लो किया, कितने टाइम में, डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। इसी तरह हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, क्या होता है प्लस माइनस एन ई। तो हम एक I का फार्मूला ये भी लिख सकते हैं प्लस माइनस एन ई अपॉन टी। ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल करते हैं जब हमको ये पता करना होता है कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो कर रहे हैं। अगर न्यूमेरिकल्स में आता है तो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह का था एवरेज करंट। एवरेज करंट कैसे निकालते हैं, तो एवरेज करंट में क्या लिखते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। पीछे पढ़ते ही आए हैं हम। तो एवरेज करंट ऐसे निकलता है ना, वही 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक का करंट निकालो, 2 सेकंड से 4 सेकंड तक का एवरेज करंट निकालो। तो 4 सेकंड में कितना चार्ज गया है, 2 सेकंड में कितना गया, उसका डिफरेंस ले लेंगे, वो डेल्टा क्यू आ जाएगा। इस तरह टाइम का डिफरेंस ले लेंगे तो आई आ जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और जब इसमें लिमिट लगा देते हैं डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, यानी कि टाइम बहुत ही छोटा हो, तो ये चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाती है, डी क्यू अपॉन डी टी में, है ना, डी क्यू अपॉन डी टी में। इसको कौन सा करंट बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। तो ये हो गया अपना इंस्टेंटेनियस करंट, ये हो गया एवरेज करंट। और ये सिंपल करंट की जब हम बात करते हैं कि हमको चार्ज गिवन है, इतना चार्ज फ्लो कर गया, इतने टाइम में करंट निकाला, तो फॉर्मूला इस्तेमाल करें। तो जिस सिचुएशन में जैसे क्वेश्चन दे रखा हो उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमने करंट को कैलकुलेट करना है। करंट की सबने यूनिट पढ़ी हुई है, एसआई यूनिट क्या होती है करंट की, एसआई यूनिट ऑफ करंट बताओ, वेरी गुड, एम्पियर। साइंटिस्ट के नाम पे है, ये भी 10th क्लास में पढ़ा हुआ है आपने। एसआई यूनिट एम्पियर होती है, ये एसआई है। सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो वो होती है स्टैट एम्पियर, सीजीएस यूनिट होती है स्टैट एम्पियर। और हम कहें 1 एम्पियर करंट कब फ्लो करेगा, जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर जाए, यानी कि 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकंड, सी कैपिटल। यानी व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकंड देन करंट इज सेट टू बी 1 एम्पियर। तो उस करंट को कितना बोलेंगे, 1 एम्पियर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर करंट। और आप 1 एम्पियर और स्टैट एम्पियर में रिलेशन भी निकाल सकते हो यहाँ से, क्योंकि देखो हमारे पास 1 एम्पियर क्या आया, 1 कूलम पर सेकंड। तो 1 कूलम कितने स्टैट कूलम के इक्वल होता है, 3 × 10⁹ स्टैट कूलम अपॉन 1 सेकंड है ही। तो ये स्टैट कूलम पर सेकंड क्या बन गया, स्टैट एम्पियर। तो 3 × 10⁹ ये स्टैट एम्पियर हो जाएगा। ये रिलेशन है एम्पियर एंड स्टैट एम्पियर में, ठीक है। तो एक बार इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए अब अगर मैं बात करूं कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो अब तक आपने पढ़ा है डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो तुम तुरंत कह दोगे डायरेक्शन ऑफ करंट होती है सर पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का जो पॉजिटिव सिरा होगा उससे नेगेटिव सिरे की तरफ, ये करंट की डायरेक्शन होती है। वास्तव में डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड करते हुए जो है करंट 2 टाइप का होता है, एक होता है कन्वेंशनल करंट, एक होता है कन्वेंशनल करंट और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। और जो टोटल करंट होगा वो इन दोनों का एडिशन होता है, इन दोनों का सम होता है टोटल करंट। ये हम सेमीकंडक्टर जब डिटेल में पढ़ेंगे ना उसमें आएगा, अभी तो सिर्फ यहाँ समझना है। कन्वेंशनल करंट क्या है, इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ होल्स इन अ कंडक्टर। होल्स के फ्लो की वजह से जो करंट होता है उसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। अब तुम कहोगे होल क्या है, तो होल को बस इतना समझ लो, डिटेल में तो हम सेमीकंडक्टर में पढ़ने वाले हैं, इतना समझ लो कि ये न्यूक्लियस है, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल जाता है तो ये जो खाली स्पेस बच गया इसको क्या बोल देते हैं, भी यहाँ इलेक्ट्रॉन पहले प्रेजेंट था बाहर चला गया तो ये खाली स्पेस बच गया ना, इस खाली स्पेस को बोलते हैं होल। और इस पर कितना चार्ज होता है, प्लस का, जितना उसके पास था उतना ही इसके पास होता है, तो इसको हम पॉजिट्रॉन भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है।
तो जो करंट इनकी वजह से होगा उसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। जैसे हमारे पास मान लो एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को इस बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, सेल से कनेक्ट कर दिया, तो जितने भी पॉजिटिव होल्स होंगे यानी कि पॉजिट्रॉन होंगे वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है हमेशा, नेगेटिव से, ये पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव साइड जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ। ऐसा क्यों होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है, तो इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से जो है उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। इसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। कन्वेंशनल करंट की पॉजिटिव से नेगेटिव, इसकी नेगेटिव से पॉजिटिव, और जो टोटल करंट होगा आई वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस होल करंट। जितना इलेक्ट्रॉनिक करंट है और होल करंट है दोनों को जोड़ दो, आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल करंट। और इस टोटल करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि हम ऐसा सपोज करते हैं कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट जाता है, और हाई पोटेंशियल है पॉजिटिव, लो पोटेंशियल है नेगेटिव, तो इसलिए मानते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव क्या करता है, चार्ज फ्लो करता है। एक्चुअली में चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। बट अगर पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव। एक बार पॉज करके इसको नोट पे कर लो। चलिए अच्छा एक बात बताओ अब कि आपने पढ़ लिया करंट के डायरेक्शन के बारे में, तो करंट स्केलर होगा या वेक्टर होगा, क्या होगा, इज इट अ स्केलर और वेक्टर, इज करंट स्केलर और वेक्टर, क्या होगा, क्या होगा आंसर बोलो जल्दी। करंट इज ए, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी, तो वेक्टर होगा। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओ सर आपने गलत लिख दिया, स्केलर नहीं वेक्टर है, वेक्टर नहीं, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर नहीं है। अब तुम कहोगे ये तो डेफिनेशन गलत कर दी सर आपने, वेक्टर की डेफिनेशन होती है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हो तो वेक्टर होगा, बिल्कुल होती है, बट एक चीज़ और होती है उसमें कि जो भी वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ जब वेक्टर को जोड़ा जाता है तो कौन सा रूल लगाते हैं, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, यानी वेक्टर जब ऐड करेंगे तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसका इस्तेमाल करते हैं। बट करंट जब ऐड होता है तो सीधे ऐड हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ से करंट आया 2 एम्पियर, यहाँ से करंट आया 5 एम्पियर, और यहाँ से करंट चला गया 7 एम्पियर। ऑल्दो इसके बीच का एंगल मान लो 60 डिग्री है, 60 डिग्री हो, चाहे करंट ऐसे आया और ऐसे चला गया, लो जी ये करंट आ गया, मैं कहता हूँ ये एंगल 45 डिग्री है, ये 2 एम्पियर, ये 6 एम्पियर, यहाँ से जाएगा 8 एम्पियर। यानी कि करंट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, and total current is calculated just using law of algebra। करंट जो है डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता, अगला करता ही नहीं है। यानी कि चाहे एंगल 60 हो चाहे 45 हो, कुछ हो, ये इतना ही रहता है, सीधे ऐड हो जाएगा 4 + 3 7, कोई रूल नहीं लगता, ना ट्रायंगल लॉ ना पैरेललोग्राम लॉ। इसलिए करंट को क्या कहा जाता है, स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। बट एक चीज़ और ध्यान रखो कि अगर ऑप्शन में कहीं टेंसर लिखा हुआ है, अगर ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, टेंसर, तो आप स्केलर पे नहीं टेंसर पे क्लिक करोगे। बिकॉज जिसको डिटेल में आप बीएससी वगैरह में पढ़ोगे, डिटेल के अंदर जब वहाँ आता है अलग से कि करंट के बारे में टेंसर कैसे होती है, तो टेंसर आपने पढ़ा है, ना स्केलर हो ना वेक्टर, उसको टेंसर बोलते हैं। बट अगर ऑप्शन में टेंसर नहीं है, स्केलर देखा है तो स्केलर, बट अगर टेंसर भी दे रखा तो एक्चुअल आंसर टेंसर है। ठीक, तो उसको नोट कर लो, पोज करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ
न्यूमेरिकल्स करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं करंट से रिलेटेड। क्वेश्चन है, इफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is given by Q is equals to 3t square plus 5t plus 8 या minus 5t plus 8. Find average current between time is equals to 2 second या time is equals to चलो 2 second to t is equals to 4 सेकेंड। टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू टाइम इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। यहाँ थोड़ा सा 4 ले लेते हैं। चलो, एक एवरेज करंट एंड इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट ना भी लिखे और ये पूछ ले करंट एट टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ये दो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है। एक तो उन्हें निकालना है एवरेज करंट 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड का, और एक निकालना है करंट एट 2 सेकंड। अब खाली करंट बोला 2 सेकंड पे, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो गया, ये इंस्टेंटेनियस करंट है। ये मत रखना कि टी की वैल्यू या 2 पुट करके चार्ज निकाल दोगे और फिर Q/T कर दोगे, आंसर आ जाएगा ना। जब चार्ज इस फॉर्म में दे रखा हो, याद रखो 11th क्लास में करके आए हो, कोई हलवा सवाल, कोई बड़ा सवाल नहीं है कि इंस्टेंटेनियस क्या निकालते हैं और वैसे जो है टोटल कैसे निकाला जाता है। तो आपने इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज, वेलोसिटी सब पढ़ा हुआ है, वही है, वही कहानी यहाँ पे है। ये वेरिएबल फॉर्मेट में है, इंस्टेंटेनियस आएगा। तो चलो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज। अब आई एवरेज का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा टी, यानी कि Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। Q2 कितना है निकालो जी, Q2 कितना होगा यहाँ से 4, T की जगह रखोगे 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 8, कितना हो गया Q2 इज इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 माइनस 10 प्लस 8, कितना हो गया। तो 16 में से 10 गए, बच गए 6 और 8 14। Q1 कितना आएगा इसी तरह, सॉरी Q1 नहीं Q4, Q2 निकाल लिया हमने। 2 t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड था इसलिए Q2 निकाला, और t इज इक्वल्स टू कितना है 4 सेकेंड था, तो अब t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे निकाल लो। Q4 कितना आएगा, यहाँ रखो 4, t की जगह रखोगे 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 8, तो Q4 कितना आ गया 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 इंटू 4 64 माइनस 20 प्लस 8, तो Q4 कितना आया 64 माइनस 20 कितना हो गया 44 और 8 52, ठीक है 52 कूलम ये हो गया, 14 कूलम ये हो गया। तो इसलिए डेल्टा Q कितना आएगा यहाँ पे Q4 माइनस Q2, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ यानी कि Q4 और यहाँ Q2, तो Q4 माइनस Q2 कितना आया निकालो। Q4 आया है 52 माइनस 14, कितना हो गया डेल्टा Q इज इक्वल्स टू कितना आएगा भाई 38, तो 38 कूलम आ गया। आई कितना आएगा वही डेल्टा Q अपॉन डेल्टा टी, ये आ गया 38, टाइम कितना आ गया 4 माइनस 2 कितना आएगा 19 एम्पियर, 19 एम्पियर करंट आ जाएगा, खत्म बात। ये आया हमारा एवरेज। अब बात करते हैं सेकंड टर्म की, इंस्टेंटेनियस करंट। अब इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू डी Q अपॉन डी टी, तो भाई इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, 4t स्क्वायर कितना आएगा 80, 4 इंटू 2 80 माइनस 5 इंटू टी, यानी कि सॉरी 5 इंटू टी नहीं, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो 4t स्क्वायर का आ गया 80, 5t का आएगा माइनस 5, 8 का आएगा 0, तो आई हो गया 80 माइनस 5, आई इक्वल टू टी कितना दे रखा है एट टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो आई कितना होगा 8 इंटू 2 माइनस 5 कितना आएगा 16 माइनस 5 11 एम्पियर। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज करंट एंड इंस्टेंटेनियस करंट। टाइम 2 सेकेंड पे 11 एम्पियर करंट है
एवरेज करंट 19 एम्पियर का है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सवाल था, एक बार इसको पॉज करो, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, नोट कर लिया होगा। अब एक इसी तरह का सवाल है, थोड़ा सा इससे रिवर्स करके, कि अभी हमें चार्ज गिवन था, क्या गिवन था? चार्ज। करंट निकालना था। अभी गिवन है आपको करंट, यानी कि मैंने I दे दिया, चलो t² + 1। फाइंड चार्ज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर फ्रॉम t = 0 सेकेंड टू t = 2 सेकेंड। 0 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में, यानी कि लिमिट दे दिया आपको। आपने बताना है कितना चार्ज फ्लो करेगा। करंट से चार्ज निकालना है, क्या करना पड़ेगा? चार्ज से करंट निकालना, डिफरेंशिएशन। अब करंट से चार्ज निकालेंगे तो इंटीग्रेशन। अब देखो, हमें पता है I का फॉर्मूला क्या होता है? dq/dt, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से dq निकालो, क्या आएगा? I dt। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, dq का इंटीग्रेशन हो गया q, यहाँ इंटीग्रेशन हो गया I dt। खत्म बात। यानी कि जब चार्ज निकालना तो करंट का इंटीग्रेशन करेंगे, तो कर दो ना। I = एक बार पॉज करके ट्राई करो आप, फिर आंसर मैच करना। चलो, कर लिया होगा, देखते हैं। t² + 1 है, रख लो। t² + 1 इंटू में dt। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 2 सेकेंड, तो 0 से 2 सेकेंड कर दो सॉल्व। q = t² × dt, इसका इंटीग्रेशन 0 से 2 + 1 इंटू dt, तो dt का इंटीग्रेशन 0 से 2 कितना आएगा? q = t⁻2 है, 2 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया? t⁻3/3, 0 से 2 प्लस dt का इंटीग्रेशन t 0 से 2, तो q कितना आ गया? इसकी जगह अपर लिमिट तो 2⁻3, इस 1/3 को तो ले लो बाहर, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इसकी जगह अपर लिमिट 2⁻3 माइनस लोअर लिमिट t की जगह क्या रखेंगे? 0, 0⁻3। देखो, t की जगह अपर लिमिट 2, इसकी पावर 3 माइनस t की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या आएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्यू कितना हो गया? 1/3 इंटू में 2 का क्यूब होता है 8 + 2, यानी कि 8/3 + 2, तो टोटल क्यू कितना आ जाएगा? 14/3 कूलम। ठीक है, इसका एलसीएम लेकर सोल्व कर देंगे तो 14/3 कूलम आ जाएगा। तो इस तरह से आप करंट से चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसे मान लो एक क्वेश्चन और डाल देते, कहते भी कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए ये बताओ। तो कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए तो कैसे निकालेंगे? क्यू क्या होता है? प्लस माइनस एन ई, एन क्या होगा? Q/E। क्यू आया है 14/3 और E है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। यानी क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन बन सकता है। इस तरह से 2 पार्ट्स में देता तो आप दोनों इस तरह से आप कर देते। तो एक बार पॉज करो और इसको फिर नोट करो। ठीक है, चलो।